नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनआईए कोर्ट ने सचिन वजह की रिमांड अवधि और बढ़ा दी है और वो 7 अप्रैल तक अब बढ़ा दी गई है। इस रिमांड बढ़ाने से ये समझ में आ रहा है कि मामला कितना गंभीर है और कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है। आपको बताएं, सचिन वजह ने एक पैतरा खेला था कि उसको रिमांड आगे ना मिल पाए और इसलिए उसने पेपर सबमिट किए थे कि मुझे हार्ट की ब्लॉकेज है और मैं बीमार हूं, मेरे सीने में थोड़ा दर्द है और जिसके कारण मेरी रिमांड आगे ना बढ़ाई जाए। उसके वकील ने इस बारे में जब जिरह करी तो एनआईए के वकील ने बाकायदा आज तक के बरामद हुए साक्ष्य और आए दिन बरामद हुई गाड़ियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि अभी तक मुख्य अभियुक्त पकड़ना बाकी है और अभी जो तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश दिखाई दे रही है। तो मुख्य साजिशकर्ता कौन है ये सचिन वजह ने अभी तक नहीं बताया है और ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है और हमको अपने आधार पर ये तथ्य और गवाह सबूत जुटाने पड़ रहे हैं, जिसके लिए रिमांड अभी और हमें चाहिए। और इसी को सुनवाई करते हुए जो एनआईए ने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से गाड़ियों का यूज करता था और महंगी महंगी जो गाड़ियां थी वो उद्योगपतियों से ली हुई थी, तो ये भी अब पता लग रहा है कि वो उद्योगपतियों को डरा धमकाकर या पुलिस में कोई केस चल रहा है उसको सौदा करके उस बेस पर वो गाड़ियां उनसे प्राप्त की गई थी और अवैध जो कमाई की थी इसने उगाई की उस रकम से भी कुछ गाड़ियां खरीदी थी। यहीं आपको बताएं कि उसने जो अपना अड्डा है वो सबकी नजरों से बचने के लिए 5 स्टार होटल में बना रखा था और वो 5 स्टार होटल भी अपने आप नहीं तो एक किसी उद्योगपति से उसको बुक कराया गया और बुक कराने के लिए जब चेक इन किया गया तो उसमें एक फर्जी आईडी का सहारा भी लिया गया। यानी अड्डा जो चल रहा था वो कहीं और से चल रहा था, 5 स्टार होटल, और 5 स्टार होटल को बुक करने वाले कोई और, वहां प्रस्तुत की गई आईडी कोई और जिलेटिन की छड़े रखने के बाद आतंकी एंगल देने के लिए जो आतंकी संगठनों का नाम लिया गया, इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकवादी दिल्ली की जेल में बंद हैं, उनकी सेल के बाहर से दाऊद इब्राहिम के गुर्गों तक का इस्तेमाल किया गया, जिन्होंने जाकर वहां से मैसेज भेजा। जैशुल हिंद नाम के संगठन के नाम से मैसेज भेजा गया एक प्राइवेट संस्था को, जिसमें लिखा गया कि ये जो एंटीलिया के बाहर गाड़ी पार्क हुई है ये किसने रखी है। उसमें नाम लिखा गया कि अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, और मुकेश अंबानी को डराने वाला खत। ये सारा जो दिमाग लगाकर सचिन वजह ने ऐसी कोशिश की थी कि कोई भी मामला उससे बाहर ना जाए, क्योंकि उसको लगता था कि मुंबई का पुलिस कमिश्नर जो इस समय डीजी होमगार्ड हैं, उस समय वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर थे और उसको सारे केस हैंडओवर किए जाते थे। तो उसको लग रहा था कि केस तो तुम्हारे ही पास आना है और इसलिए उस केस को उलझाकर किसी भी निर्दोष को फंसाकर और उस केस को क्लोज कर देना। उसके बाद सारी शाबाशी वाहवाही तुम्हें मिलेगी और इस एवज में जो उगाही चल रही थी वो उसकी अनवरत ऐसे ही चलती रहेगी और इस एवज में वो पैसे उगाने का काम जो कर रहा है उस पर किसी का शक नहीं जाएगा। और उसके लिए आप सोचिए कितना दिमाग लगाया गया कि गुजरात के नंबर की 5-6 सिम प्राप्त करी गई। उस सिम प्राप्त करने में भी एक गुजरात का व्यापारी मुंबई के व्यापारी को वो सिम देता है और मुंबई का व्यापारी सचिन वजह को वो सिम देता है। यानी डायरेक्ट सिम भी जाकर खरीद सकता था, लेकिन उसमें भी 2-2 बिचौलिए बीच में रखे गए कि यदि कोई जांच हो तो ये आएगा कि एक क्रिकेट का सट्टा व्यापारी है जो सट्टे का काम करता है। और आप जानते हैं कि जो सट्टे का काम करते हैं वो 10-10 मोबाइल फोन और 10-10 सिम का यूज करते हैं। तो वो कभी भी अगर पकड़ा जाता तो वो सिम इस नाम पे पकड़ी जाती कि वो सट्टा लगाता था और सट्टे के केस में बंद कर दिया जाता। और आप जानते हो कि सट्टे के केस में बहुत ज्यादा सजा होती नहीं है। और इसलिए सचिन वजह ने दिमाग लगाया था कि कुछ सिमों को इस्तेमाल कर लें। उस सिमों को इस्तेमाल करने का जो दोषी पाया जाएगा वो एक रेस्टोरेंट का मालिक है और वो उसका मित्र भी था। और इसलिए उसने सारी साजिश इस तरह से रची कि ये खुलासा कभी भी ना हो पाए। एनआईए का एंगल जब से आया, एनआईए ने परत दर परत सारी चीजों को एक के बाद एक जोड़ा और जो ये सचिन वजह ने अपने लैपटॉप, मोबाइल फोन ये सब डैमेज कर दिए थे और ये सोचा था
कि हार्ड डिस्क और ये सब कुछ खत्म करने के बाद सारा मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन सचिन वजह में कितना ही दिमाग सही इतना नहीं है कि कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन तोड़ने से उसका डाटा एकदम खत्म नहीं होता है, और वो डाटा उसके अंदर बेस्ड रहता है, और जिसकी बरामदगी एनआईए ने कर ली है। अब एनआईए एक के बाद एक सारी चीजें खंगाल रही है कि ये जो उगाही का खेल है, जो कोड वर्डों में लिखा गया था, पैसे देने वालों का नाम, संस्था का नाम और कहां पैसे पहुंचाता था इसका नाम, तो इसी कड़ी में एक महिला साथी भी इसकी पकड़ी गई है। और अभी महिला साथी पकड़े जाने के बाद ये अभी पता लगाया जा रहा है कि ये जो महिला थी किस किस से पैसे लाती थी और कौन कौन वे लोग थे और वे किस एवज में ये पैसा देते थे। तो आपको बताएं कि एक बहुत बड़ा नेक्सस जो मुंबई के अंदर चल रहा था, उस मुंबई में ड्रग का कारोबार चल रहा है, वो वहां मुंबई में पब चल रही हैं, डिस्को चल रहा है, और क्या क्या अवैध धंधे चल रहे हैं, ये सारे अवैध धंधों का काला चिट्ठा सचिन वजह की डायरी में नोट है। लेकिन सचिन वजह है कि उनको डिकोड नहीं कर रहा है, और इसलिए हमने पहले भी कहा था कि इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हमारे कानून में परिवर्तन हो, और ऐसे जो अपराधी हैं, जो इस तरह के घाघ अपराधी हैं, इस तरह के लोगों का नार्को टेस्ट करना चाहिए, और नार्को टेस्ट में एक एक चीजें वो उगल देंगे, और फिर उस पर वो एक फोरेंसिक हमारा गवाही भी रहती है, फोरेंसिक हमारे पास वो एविडेंस का काम करता है, कोर्ट में भी मान्य है। इस तरह की उसकी मान्यता हो जाए तो इस तरह के केस को सोल्व करने में आसानी होगी, लेकिन हमारे देश का कानून इसको अनुमति नहीं देता है। और जब कभी इस तरह का नार्को टेस्ट करने की आतंकवादियों की भी बातचीत आई है, तभी हमने देखा है कि कितने लिबरल्स और लुटियन जोन का मीडिया उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के लोग खड़े हो जाते हैं कि साहब एक आतंकवादी को आप टॉर्चर कर रहे हो, इस तरह से आप पूछताछ नहीं कर सकते, जबकि वो आतंकवादी कितने ही निर्दोष लोगों को मारता है। इसी तरह आप देखिए कि ये सचिन वजह जैसा व्यक्ति जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी लोगों की रक्षा की, और वो क्या कर रहा था, तो वो आम उद्योगपतियों से सौदे कर रहा था अपने ठहरने खाने पीने के और उनकी महंगी महंगी गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए। वहीं आपको बताएं, मनसुख हिरेन जैसा कोई उद्योगपति यदि उसके काम में बाधा बनता था या उसकी पोल खोलने के लिए कहीं कंप्लेंट कर दे और इसको पता लग जाए कि उसने शिकायत की है, तो इसी तरह मारकर समुद्र की लहरों के बीच फेंक दिया जाता था, जैसे सचिन वजह को फेंका गया। और सचिन वजह की मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद, ये स्वाभाविक है कि जितने भी उद्योगपति हैं उनको केवल इतना कहना बाकी है कि सचिन वजह के खिलाफ कंप्लेंट करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके बाद किसी का भी डर, भय, वो भयभीत होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई देख रहा है कि सच पोस्ट के नाम से वो एपीआई है, लेकिन वो एपीआई की पहुंच कितनी है कि उसके खिलाफ ना तो कमिश्नर कुछ कर रहा है, ना राज्य का गृह मंत्री कुछ करता है, ना राज्य का मुख्यमंत्री कुछ करता है, और तो और जब उसके खिलाफ कार्रवाई एनआईए करने लगती है तो संजय राउत जैसे सीनियर लीडर शिवसेना के और शिवसेना की पूरी गवर्नमेंट उसके बचाव में बयानबाजी करने लगती है। इसी से मुंबई की पुलिस को एक सीधा सीधा मैसेज था कि सचिन वजह को छेड़ना आपके हाथ में नहीं है और इससे पंगा ना लेना। अब सवाल एक और उठता है कि जब एक एपीआई सचिन वजह 100 करोड़ रुपए महीना उगाही कर रहा था और उसका हिस्सा वो मंत्रियों को दे रहा था, तो एक सवाल और उठता है कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने ही अधिकारी होंगे जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के खास होंगे। यूं तो कांग्रेस के नेता जाकर के उद्धव ठाकरे से शिकायत करने गए, लेकिन उनकी शिकायत बहुत ताज्जुब करने वाली है। उनकी शिकायत यह थी कि संजय राउत ने सोनिया गांधी के विरुद्ध कैसे कह दिया कि यूपीए का चेयरपर्सन कोई दूसरा बना दो, सोनिया गांधी के विरुद्ध सवाल उठाएं, इसलिए हम नाराज हैं। जबकि हम सोच रहे थे कि कांग्रेसी लीडर इसलिए मिलने जाएंगे उद्धव ठाकरे से कि ये जो सारा खेल चल रहा है और 100 करोड़ की उगाही का जो खुलासा हुआ है, इसमें हम नाराज हैं, आपकी सरकार में उगाही चल रही है, एनसीपी के नेता इसमें नाम आ रहा है, उद्धव ठाकरे का इसमें नाम आ रहा है, और हम इससे नाराज हैं, तो हम समर्थन वापस लेते हैं। लेकिन हुआ उल्टा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तीनों दलों में मिलकर के ये सरकार जो चला रहे हैं महाविकास अघाड़ी की, इसमें किसी को पुलिस के द्वारा किए गए इस कृत्य की कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। और इससे एक ही मैसेज महाराष्ट्र की जनता को जाता है
कि तीनों दल मिलकर के इसी तरह लूट खसूट कर रहे हैं। तीनों दल में एक दूसरे से किसी को कोई शिकायत नहीं है। पुलिस के प्रति जो जांच चल रही है इसमें भी आप देखिए इतना बेशर्मी साधे हुए हैं तीनों महाविकास अघाड़ी के दल के, अभी तक सीबीआई को लिखने के लिए कोई, जबकि मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए कि जब इसमें एक मंत्री का नाम आ रहा है, एपीआई का नाम आ रहा है और पुलिस कमिश्नर का नाम आ रहा है, तो ऐसे में इसकी जांच ईडी और सीबीआई से कराई जानी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एनसीपी के सारे नेता और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सब मौन है, क्योंकि मिलकर के लूट खसूट मचाई हुई है। शायद हिस्सा सबको मिलता है या मिलता होगा, और इसीलिए कोई इसकी जांच में इंटरेस्टेड नहीं है और ना कोई उस जांच के मुद्दे को उठा रहा है। एनआईए अपने तरीके से जांच कर रही है और एनआईए की जो जांच का पूरा फोकस है वो एंटीलिया मामले को लेकर है, ना कि किसी नेता की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर है और ना कोई किसी को डराने धमकाने को लेकर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र की सरकार में यदि वहां के पुलिसकर्मी इस तरह की उगाही का खेल कर रहे हैं और आम जनता को परेशान कर रहे हैं, वहां के उद्योगपतियों को परेशान कर रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र की सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच कराए? लेकिन निष्पक्ष जांच कराने के बजाय महाराष्ट्र की सरकार केवल खाना पूर्ति करती है और एक सदस्यीय कमेटी का, रिटायर्ड जज की कमेटी का गठन करके इतिश्री कर लेती है, यानी केवल फॉर्मेलिटी करने का काम किया गया है। अगर महाराष्ट्र सरकार की मंशा इस पूरे मुद्दे की सही खुलासे की होती तो अभी तक यह केस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा सीबीआई और ईडी के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता और केंद्र को चिट्ठी लिख के खुद वो इस बात को बोलते। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता फंस रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये नहीं चाहते कि इसकी जांच ईडी या सीबीआई या केंद्र की कोई भी एजेंसी करे। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जो कहावत है वो यहां देखने को मिलती है और इसी से पता लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला, नहीं पूरी दाल ही काली है। नहीं तो बड़े बयानवीर जो लोग इस शिवसेना और एनसीपी के अंदर हैं वो बयानवीर कहते कि हम खुलेआम चुनौती देते हैं केंद्र सरकार हमारी किसी की भी व्यक्ति की जांच कराए। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता को देखना है कि उनकी सरकार किस तरह के कारनामे कर रही है और उनको खुद की रक्षा खुद करनी है, क्योंकि पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है, उनको वहां फंसाने में लगी हुई है और उनसे उगाने में लगी हुई है। वंदे मातरम।